हाँ तुम पहले गायब थी फिर वो गायब हो गई नहीं, चलिए कोई बात नहीं। मेरा क्लास आपका 2 क्लास चलेगा, एक तो साइंस का चलेगा 7 बजे से लेके 8:30 बजे तक, 8:30 बजे से 9:30 तक, 2 दिन ज्योग्राफी चलेगा और 3 दिन मॉडर्न हिस्ट्री चलेगा, यानी 5 दिन ऐसे चलेगा, बाकी एक दिन तो करंट अफेयर हो ही गया। तो शेड्यूल यही रहेगा अभी, अब पूछने की जरूरत नहीं है कि हाँ कल कौन क्लास होगा, कल कौन क्लास होगा, बैठिए। तो हमारा शेड्यूल रहेगा 2 दिन ज्योग्राफी और 3 दिन मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री में कैसे चलाएंगे क्या चलाएंगे वो तो समय के आधार पर देखेंगे हम लोग, लेकिन आज ज्योग्राफी देख लेते हैं। पढ़ना क्या क्या है वो आप सबको पता, हमको लगता है यूट्यूब फॉलो करने के बाद आप लोग को सबको आइडिया है कि क्या पढ़ना है कि नहीं आइडिया है ज्योग्राफी में, लेकिन कैसे पढ़ना है ये हम लोग देखेंगे। क्योंकि अब जो है अब सिर्फ एडवांस बुक पढ़ने से काम नहीं चलेगा, अब हमको बेसिक बुक भी पढ़ना पड़ेगा और वो है एनसीईआरटी। तो हम क्या किए इस सेशन में, इसलिए लंबा चलेगा, पीटी का बैच लंबा चलेगा। क्यों चलेगा लंबा, क्योंकि इसको हम एडवांस से भी जोड़ दिए हैं और एनसीईआरटी से भी जोड़ दिए, वो अभी सिलेबस डिस्कशन में आपको पता चल जाएगा कि हम कैसे पढ़ाएंगे, हम लोग कैसे चलेंगे। और आज एक यूनिट भी हम लोग समाप्त करने का प्रयास करेंगे ताकि सिर्फ ये सिलेबस तक ना रह जाए हमारा सिस्टम, पता भी तो चले कैसे पढ़ेंगे। ठीक, तो आपका यूनिट जो फॉलो होता है वो इस तरह होता है, भारत का भौतिक विज्ञान और एनसीईआरटी। अब यहाँ भारत का भौतिक विज्ञान चल रहा है शुरू यूनिट से, आज से शुरू होगा। उसके साथ साथ एनसीईआरटी का जो यूनिट है, जैसे भारत आकार और स्थिति, जो क्लास 9 में आप देखते हैं और क्लास 11th में भी आप देखेंगे, क्योंकि 9 का 11th में होता है। एनसीईआरटी जो फॉलो करता है वो अल्टरनेट करता है, यानी अगर आपका 7 क्लास में दिया हुआ है 9 क्लास में, और अगला 9 क्लास का 11 क्लास में एडवांस होता चला जाएगा। तो भारत आकार और स्थिति यहां भी है, 9th में भी है और 11th में भी है। भारत का भौतिक स्वरूप 11th में, ये यूनिट आपका 11th में है। फिर अपवाह जलवायु ये सब यूनिट आपका जुड़ते चला जाएगा। तो हम लोग एक तरफ एडवांस बुक फॉलो करेंगे, एक तरफ एनसीईआरटी फॉलो करेंगे, और दोनों का मिक्स करके हम लोग पढ़ा देंगे। और कैसे पढ़ाएंगे वो आज पता चलेगा, लेकिन इसको शुरू करने से पहले बेसिक बात जो है वो शुरू कर लेते हैं। ठीक है, एकदम बेसिक पॉइंट, ज्योग्राफी यानी भूगोल। आप सब ये शब्द सुने हैं, नया तो नहीं ना है किसी के लिए? नींद आ रहा है क्या पीछे? हाँ तो देखिए, मेरे इतना सवेरे सवेरे आप लोग आते हैं टहल घूम के, तो हम ही के लिए आते हैं ना। तो इधर देखिए, ज्योग्राफी यानी भूगोल का सामान्य अर्थ क्या होता है, हमको बस इतना बताइए, आपके पास आइडिया होगा? अच्छा, पृथ्वी पूरे गोले का अध्ययन है। गोला कौन है अभी, गोला क्या है? अच्छा, ये कहाँ गया मेरा पृथ्वी? हाँ, ये तो पृथ्वी है। इसको कैसे डिफाइन करेंगे, कुछ पूछ रहे हैं उनसे, पूछिए हमसे। तो यहाँ बताइए ना, यहाँ बताइए। हाँ, पृथ्वी की संरचना का अध्ययन करना ही, चलिए ठीक है, पहले लिख लेते हैं। आप लोग के अनुसार भौगोलिक अध्ययन ही भूगोल है। भौगोलिक, अच्छा जैविक जोड़ रहे हैं तो जैविक कैसे जोड़ेंगे ये बताइएगा। जैविक अध्ययन ही भूगोल है आप लोग के अनुसार। और कोई कुछ बोलेंगे पीछे से? बोलिए बोलिए बोलिए। चलिए, ये पार्ट हो गया जियो प्लस ग्राफी। जियो का मतलब क्या होता है, बेसिक बात है, नहीं हम पढ़ा रहे अभी अभी बेसिक बात पूछ रहे हैं। जियो का मतलब क्या होता है? जियो मतलब भूमि होता है, चलिए ठीक है। आग्राफी मतलब होता है अध्ययन करना, अध्ययन करना, ठीक है।
यही होता है क्या और कुछ? देखिए ये ऐसा वर्ड है ना जिसको आप हमेशा सुनते हैं और हमेशा पढ़ते भी, लेकिन अगर आप प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं तो आप इंटरव्यू में फिर से वही स्थिति में पहुंच जाएंगे। अगर एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे तो फिर आपका मेंस में दिक्कत होगा। तो हम लोग अभी से ये तरीका विकसित कर ले। बोलना बहुत जरूरी है। शांत बैठ के तो रूम में पढ़ सकते हैं, लेकिन क्लास में आए तो बोले। हाँ, और कोई कुछ बोलेंगे या बताएं? हाँ हाँ, पृथ्वी और मानव के बीच के संबंध का जो अध्ययन होता है वो भूगोल में होता है। चलिए, पृथ्वी प्लस मानव के समन्वय का जो अध्ययन करते हैं वो मानव भूगोल में करते हैं। हाँ बिल्कुल सही है, हम गलत नहीं, हम गलत कहाँ बोले, ये तो सही है ना, ये भी भूगोल का ही एक हिस्सा है ना। जो भी संसाधन है, जो भी प्राकृतिक संसाधन है, उनका भी अध्ययन करते हैं। अच्छा, आंतरिक एवं बाह्य भाग को अध्ययन करना है। अच्छा, पृथ्वी के आंतरिक का बाह्य भाग का अध्ययन करना है भूगोल। चलिए अब आते हैं, समझिए, एक हमारा आइडिया लग गया क्लासरूम क्या सोच रहा है। अब आते हैं यहाँ से, जियो का मतलब भूमि ही होता है जो ठोस, द्रव और गैस से मिलकर बना। जो भूमि होता है उसी का अध्ययन ज्योग्राफी कहलाता है। ठोस, द्रव और गैस। सामान्य जब आप डिकोड कीजिएगा आप तो भूमि क्या है? ठोस है, या तो द्रव है भूमि पर, या गैस अवस्था है। इन तीनों का ही अध्ययन भूगोल में करते हैं। अच्छा, भूगोल भी है। भू मतलब पृथ्वी, ऐसे भू मतलब गोल होता है। भू गोल क्या है? पृथ्वी है, और इसका मतलब होता है अध्ययन। तो भूमि का अध्ययन ही भूगोल कहलाता है। सॉरी, भू मतलब भूमि, सॉरी भू मतलब भूमि और गोल मतलब गोल, मतलब भूमि का अध्ययन जो होता है वो भूगोल कहलाता है। ठीक, तो हम लोग भूगोल के बारे में इतना जानते हैं। एक और बात है कि हम लोग भूगोल पढ़ते क्यों? नहीं पढ़ना है। भूगोल पढ़ने से क्या हो जाएगा? हम बनेंगे एक पीसीएस अधिकारी। पीसीएस में कहाँ हम भूमि नापने चल जाएंगे या देखने जाएंगे? नहीं जाएंगे, हमको काम करना है समाज में, तो हमको समाज शास्त्र पढ़ना चाहिए, हमको सामाजिक अध्ययन करना चाहिए। हम भूगोलिक अध्ययन क्यों करने में लगे? क्यों आवश्यकता है? दूसरा प्रश्न ये है कि भूगोल की क्यों आवश्यकता है? भूगोल क्यों पढ़ते? भूगोल क्यों पढ़ते? आप कोई और बताएंगे? चलिए, 4 पॉइंट आपके लिए। नदी है, कहाँ पर प्राकृतिक संसाधन हमें मिल सकते हैं, यानी किसकी संरचना? भौगोलिक संरचना। भौगोलिक संरचना के बारे में जानकारी मिलती है। दूसरा, नदी, पठार जो बोले उनको लिख लेते हैं, आदि का ज्ञान होता है। ठीक है, और आवश्यक है क्योंकि हमारे जो बेसिक आवश्यकताएं हैं वो भूगोल पर ही आधारित है। अच्छा, भूगोल को नहीं जान पाते हैं तो हमारी जो बेसिक, यानी अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हम भूगोल का अध्ययन करते हैं। है? और कुछ? ये इसमें मिट्टी, नदी, पठार, पहाड़, ये सब पॉइंट हो गया। भूगोल से भूगोल अगर हम नहीं पढ़ते हैं तो जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। अस्त व्यस्त हो जाता है। अगर भूगोल अगर हम अध्ययन करते हैं तो इससे जीवन का, ऑनलाइन में भी बताना चाहे बता सकते हैं। अच्छा, अस्त व्यस्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर पाते, इसलिए ना अस्त व्यस्त होता होगा। तो ये पॉइंट हो गया। अच्छा, इसके अलावा हम अपनी विविधता को समझने के लिए भी भूगोल का अध्ययन एकदम बेसिक बात है। विविधता को समझने के लिए भूगोल का अध्ययन करते हैं। यही नहीं बल्कि भूगोल का अध्ययन इसलिए भी किया जाता है ताकि हम ब्रह्मांड को
पृथ्वी से जोड़कर समझ सके, ये भी तो है, समझ विकसित कर सके, है ना। हम लोग सौर मंडल क्यों पढ़ते हैं, हम लोग सूर्य ग्रह की बात क्यों करते हैं, हम लोग आदित्य L1 मिशन भेजा गया तो क्यों हम सूर्य से पृथ्वी का तुलना करने में लगे हुए थे, चंद्रयान 3 भेजा गया तो क्यों पढ़ रहे थे कि कैसे कैसे जाएगा, ऑर्बिट में जाएगा, ऑर्बिट के बाद चंद्रमा के ऑर्बिट में जाएगा, क्यों, क्योंकि हम लोग भूगोल से यह समझते हैं कि कैसे संपर्क साधा जा सकता सर, विशेष अधिकारी के लेवल पे देखा जाए तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है भूगोल का आपदा प्रबंधन में, बायोडायवर्सिटी को और माइनिंग में। चलिए, आपदा को समझने के लिए, आपदा प्रबंधन को इसमें आपदा को जब प्रबंधित किया जाता है तब उसको आपदा प्रबंधन, तो आपदा को समझेंगे तो प्रबंधित कर पाएंगे। ठीक, माइनिंग को समझने बहुत अच्छा, ठीक है। बायोडायवर्सिटी लिख दिए विविधता को समझने के लिए, विविधता में बायोडायवर्सिटी भी आ जाएगा, ह्यूमन डायवर्सिटी भी आ जाएगा। ठीक, तो सारा चीज है, लेकिन विशेष अधिकारी के लेवल पे वो शायद ज्यादा नहीं, आप एक पीसीएस अधिकारी में मान लेते हैं कि एसडीएम बन गए, आप एसडीएम बनने के बाद एक विभाग में तो रहते नहीं है, आपको विभाग, कई विभागों का कार्यभार आपको संभालना होता है, तो आप एक गुण या दो गुण के साथ तो संभाल नहीं सकते हैं सारे। देखिए, एक पीसीएस अधिकारी या यूपीएससी अधिकारी से क्या उम्मीद किया जाता है कि बउआ या बबुनी के सब पता है, बउआ या बबुनी के सब पता है, सब पता है कैसे मतलब, यानी उसको समान जानकारी हर किसी के बारे में आइडिया होता है। एक बच्चा आके पूछ दिया कि सर बताइए ना, चंद्रयान 3 छोड़ा गया, उससे क्या भारत को लाभ हो सकता है, उसके क्यूरियोसिटी है, जिज्ञासा है, वो पूछ सकता है, तो आपके पास नॉलेज तो होना चाहिए। एक ऑफिसर से सब उम्मीद होता है, क्योंकि ऑफिसर पूरे क्षेत्र को चला रहा है, तो विविधता समझेगा, मिट्टी समझेगा, पहाड़ समझेगा, पठार समझेगा, आप क्या भौगोलिक संरचना समझेगा, तभी तो उपाय निकाल पाएगा। पटना में 2019 में बाढ़ आ गया, जल प्रलय आ गया, और ये जो इलाका आप देख रहे हैं जहां बैठे हुए हैं वो पूरा डूबा हुआ था, एक तल्ला तक डूबा हुआ था, मतलब फर्स्ट फ्लोर पानी पानी था। अब एक एसडीएम को काम करना है अपने क्षेत्र में, डीएम तो हर काम नहीं करेगा, आके आपको भी प्रभार रहेगा, तो आप कैसे कर पाएगा, आपको समझना होगा कि पानी यहीं क्यों जमा है, पानी इस एरिया में क्यों नहीं जमा है ज्यादा। तो हमने देखा कि राजेंद्र नगर का जो इलाका है पटना का, उसकी जो आकृति है, भू आकृति है, वो कैसी है, प्याले नुमा है। अब जब प्याला रहेगा तो जमा कहां होगा, वहीं तो होगा। ये एक ऑफिसर के रूप में तभी तो आप समस्या का निदान कर जाएगा, आपदा का प्रबंधन कर पाइएगा, आपको पता होगा, आइडिया होगा तब ना, नहीं तो आप क्या करिएगा, उस एरिया का पानी इस एरिया में छोड़िएगा, और ये भी राजेंद्र नगर का एरिया है, तो वहां से प्याला का पानी यहाँ छोड़ा जाए तो बात तो बराबर ही। हमको छोड़ना है तो दूर फोर्स पे करना पड़ेगा, फोर्स पे लगाना पड़ेगा ताकि वो पानी दूर जाए। गंगा जी भी उबाल पर थे, और गंगा जी उबाल का मतलब है कि पानी अब गंगा में नहीं जा सकता है, गंगा पानी तो रिटर्न हो रहा है, क्योंकि जब वो उफान पर रहता है तो पानी जहां गिरना चाहिए वहां और वापस लौट रहा है, तो ये तो और भर जाएगा। तो ये सारी स्थितियां ऑफिसर आपको टैकल करना है, तो आपको तो आइडिया होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया। अब आते हैं जो आपको पढ़ना है, भूगोल की शाखाएं। देखिए, ये बेसिक बात है, ये पढ़ाया नहीं जाता, ब्रांचेज ऑफ ज्योग्राफी क्यों नहीं पढ़ाया जाता, कि हमको उम्मीद होता है कि आपको पता है, लेकिन हमको पता है कि आपको नहीं पता है। बेसिक क्लास में कम से कम ये, जैसे ब्रांचेज ऑफ ज्योग्राफी, कितना ब्रांच है, कितना ब्रांच है, कितना ब्रांच है, ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छा। दो है, भौतिक विज्ञान, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल, फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी। ठीक है, अब जितना भी अध्ययन कर रहे हैं जो पृथ्वी से संबंधित है, पृथ्वी पर जितने भी स्वरूप है उससे संबंधित है, उसका अध्ययन कहाँ होगा, फिजिकल में। और जितना भी मानव से जुड़ा हुआ है उसका अध्ययन कहाँ होगा,
तो एक दो उदाहरण बता दीजिए, एक उदाहरण बता दीजिए। जैसे वायुमंडल का अध्ययन कर रहे हैं, किसमें होगा? वायुमंडल का अध्ययन कर रहे हैं, सही बात। भू आकृति का अध्ययन कर रहे हैं, भू आकृति का अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है। नदी का अध्ययन कर रहे हैं, पहाड़ का अध्ययन कर रहे हैं, ये सब किसमें होगा? फिजिकल में होगा। ये बात थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है? मानव जितना होगा, जितना भी एक्टिविटी करते हैं, चाहे हम जनसंख्या पढ़ लें, आवश्यकता पढ़ ले, ठीक है। और इसलिए ज्योग्राफी में ना इकोनॉमिक्स इंटर कर जाता है, इसलिए हम आर्थिक पढ़ते हैं, आर्थिक भूगोल पढ़ते हैं, इसमें राजनीतिक भूगोल भी शामिल हो जाता है। सारा चीज जिससे मानव जुड़ा हुआ है वो कहाँ पढ़ा जाएगा? मानव भूगोल में। और जहां प्राकृतिक प्रदत्त चीजें हैं वो कहाँ पढ़ा जाएगा? फिजिकल ज्योग्राफी में, यानी भौतिक भूगोल में। ये दो पार्ट हैं। तो आप बड़ा अच्छा सब सुनिएगा। ओशनोग्राफी, समुद्र विज्ञान, वो कहाँ पढ़ना है? यहाँ। जियोमॉर्फोलॉजी यहां पढ़ना है, इसी भू आकृति विज्ञान का इंग्लिश है जियोमॉर्फोलॉजी। तो ये सब यहां पढ़ना और ये सब। अब आपका जब बुक आप खोलिएगा ना तो उसमें दिया रहेगा भौतिक भूगोल सेक्शन दिया रहेगा, और उसमें दिया रहेगा मानव भूगोल। अब मानव भूगोल के अंदर सब सेक्शन रहेगा, जो ये सारे यूनिट आपका दिया हुआ रहेगा। तो आपको इंडेक्स समझना है तो आपको इसको समझना पड़ेगा। ऐसे हम इंडेक्स समझते नहीं है, हमको लगता है ये तो लिख दिया है, बस यूनिट देखो जो जो हमको पढ़ना है, भारत का आकार स्थिति पढ़ना है, उठा के पढ़ लिए। हम लोग ऊपर उसके हेडिंग जो लिखा रहता है उसको नहीं पढ़ते। पढ़ते हैं क्या? नहीं पढ़ते, क्योंकि हमको वो आइडिया ही नहीं है। जो हमारे पल्ले नहीं पड़ता है हम उसको सोचते नहीं, हम उसको इग्नोर कर देते हैं। तो ये बड़ा चीज है। अच्छा, बीपीएससी में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आता है, अब इस पर आते हैं, क्योंकि हम लोग बात तो बीपीएससी का ही कर रहे हैं। तो 3 सेक्शन जहां से ज्योग्राफी से क्वेश्चन बनता है। पहला है वर्ल्ड ज्योग्राफी, दूसरा है इंडिया, और तीसरा है बिहार। 3 सेक्शन है। और आश्चर्य की बात यह है कि अभी तक सबसे ज्यादा जो प्रश्न पूछा जा रहा है वो इस सेक्शन से पूछा जा रहा है। इससे लगभग 6 से 7 प्रश्न पूछा जा रहा है हर बार। उठा के देख लीजिए, बिहार ज्योग्राफी से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अच्छा, यहाँ वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी में भी 2 पार्ट कर लेते हैं। एक है भौतिक भूगोल और एक है मानव भूगोल। तो भौतिक भूगोल से 2 से 3 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, 2 से 3 प्रश्न। और मानव भूगोल से आपका, अब देखिए यहां मानव भूगोल से जो पूछता है वो इकोनॉमिक सेक्शन में भी कभी कभी लगता है, लेकिन तब भी 1 से 2 प्रश्न यहां से बनता है। इसके अलावा प्रॉपर वर्ल्ड ज्योग्राफी से 2 से 3 प्रश्न पूछा जाता है और इंडियन ज्योग्राफी से 4 से 5 प्रश्न पूछा जाता है। ये समान रूप से हमारा हाँ, इसमें एक और सेक्शन है और वो है जनसंख्या, जो स्पेशल पूछता है 1 से 2 प्रश्न पूछता है ना जनसंख्या से। देखे हैं या नहीं देखे? देखे। तो ये हमारा बेसिक बात हुआ जो हमको पढ़ना है, जो हमको पढ़ना है। अब आते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, क्योंकि हम लोग शुरू कर रहे हैं कहां से? इंडिया ज्योग्राफी से, भारत का भूगोल से। ठीक, चलिए अब आते हैं। अब हमको क्या पढ़ना है पहले इसका बाद। यूनिट 1 शुरू होता है, पहले तो भारत के बारे में जानेंगे तभी तो भौगोलिक परिस्थितियों को जान पाएंगे। भारत की विविधता को समझना है तो पहले भारत को समझना होगा। तो भारत को समझने के लिए भारत की भौतिक विज्ञान को हम लोग पढ़ रहे हैं। और भौतिक विज्ञान का मतलब क्या हो गया? अब दिमाग में आ जाएगा क्या क्या हो जाएगा? जितना भी प्राकृतिक पदार्थ चीजें हैं वो सारा भौतिक विज्ञान में चला जाएगा, कोई डाउट नहीं। ठीक,
तो भौगोलिक स्थिति, भारत की भूगर्भिक संरचना, भारत की भौतिक प्रदेश, ये अपवाह तंत्र, प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र, भारत का जलवायु, ये सब किसमें आ जाएगा? भौतिक फिजिकल ज्योग्राफी में आ जाएगा। इंडिया फिजिकल ज्योग्राफी, भारत के भौतिक भूगोल में आ जाएगा। ये पहले हमको पढ़ना है, ठीक है। नीचे करें, देखिए एनसीईआरटी का कौन कौन सा यूनिट उठाएंगे, तो सारा यूनिट आपके सामने रख दिए हैं। यहाँ क्लास एनसीईआरटी 10th का है, ऊपर 7th और 9th का है, ठीक। ऐसे ही 11th का है। और हम पढ़ेंगे कैसे, तो हमारा ये पहला यूनिट शुरू होता है यहाँ से। इस बार हम लोग यह प्रयास कर रहे हैं पिछला सारा नोट्स को साइड लाइन कर देने। अब जो भी नोट्स बना रहे हैं नया, उसमें एक खासियत रख रहे हैं, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ज्यादा रख रहे हैं, मैप का प्रयोग ज्यादा कर रहे हैं, और वो विजुअलिटी यहीं पर रख रहे हैं। आपके कॉपी पर नहीं कि हम बनाएं, बनाने से अच्छा है कि यहाँ देखते चले। तो यूनिट का शुरुआत हो रहा है यहाँ से, और इसमें आपको करना क्या है ये देखिए। इस यूनिट में पढ़ना क्या है, तो अवस्थिति और विस्तार पढ़ना है। किसका विस्तार और अवस्थिति पढ़ना है? भारत का। इसके अलावा गोलीय अवस्थिति पढ़ना, भौगोलिक स्थिति है, भौगोलिक स्थिति। इसके अलावा भारत की सीमाएं पढ़ना है, क्वेश्चन यहां से बनता है। अब ये तो तटीय सीमा हो गया, भू सीमा हो गया, और अंतरराष्ट्रीय सीमा भी है, अंतरराष्ट्रीय सीमा भी है, यहाँ और ये सारा एरिया, ये भी पढ़ना है हमको। इसके अलावा स्थलीय भाग पढ़ना है, जलीय भाग पढ़ना है, क्योंकि भारत 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है। इस यूनिट में क्या पढ़ना है वो पहले बताते हैं। इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेश हमारे कितने हैं, कौन कौन है, अंतरराष्ट्रीय सीमा किससे लग रहा है, और भारत के बारे में वो तथ्य जो आपको जानना चाहिए, जो एग्जाम में पूछा जा रहा है। ये इस यूनिट का पूरा सार है जो हमको ये पहला यूनिट में पढ़ना है। अच्छा, ये रेफरेंस कहाँ कहाँ से लिए हैं, तो पहले ही बताए हैं, क्लास 9th, क्लास 11th, माजिद हुसैन, और हम लोग अपनी तरफ से जो इनपुट डाले हैं वो डाले। तो इसलिए बता दे रहे हैं क्योंकि अगर आपको दिक्कत होगा, नहीं सर इससे है तो इससे क्यों नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन उठता है ना, तो आप जाके उस पुस्तक में जाकर इसको देख सकते हैं अगर आप चाहें तो आपको इस दिक्कत का भी सामना नहीं करना पड़ेगा, कहाँ से पढ़ा रहे हैं कहाँ से नहीं पढ़ा रहे हैं, वो आपको आइडिया है कि हम लोग कहाँ से इनपुट ले रहे हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। चलिए पहले भारत के बारे में जान लेते हैं। भारत के बारे में ऐसे आइडिया तो आप लोग को होगा ही, इसको बाद में देखेंगे, पहले इसके नीचे देख लेते हैं, अगला पेज। क्योंकि मैं पहले दिखा देंगे ना तो आपको ज्यादा अच्छा से समझ में आएगा। चलिए यहाँ ये ऐसा क्यों दिया हुआ है, ये पिक्चर ऐसा क्यों दिया हुआ है, ये क्या बताना चाह रहा है, कुछ तो समझा रहा होगा। चलिए इसको समझते हैं, तब यहाँ आएंगे तो ज्यादा मजा आएगा। इसको उठाते हैं। चलिए ये गोल है, इसके अलावा इस पर 2 लाइन खींचते हैं। एक लाइन ये हो गया, एक लाइन ये हो गया। ये लाइन किसको इंडिकेट कर रहा है ये बताइए, पहली बात, ये लाइन, दोनों लाइन किसको इंडिकेट कर रहा है? बिल्कुल सही। अच्छा, ये अक्षांश है क्या? देशांतर। चलिए बहुत अच्छा, ये देशांतर रेखा, और ये क्या है? अक्षांश रेखा। ये 0 डिग्री है,
अच्छा 0 डिग्री अक्षांश को क्या बोला जाता है? भूमध्य रेखा। इक्वेटर, इक्वेटर भूमध्य रेखा। अब अपने भारत का स्थिति देख लेते, कहां पर होगा भारत अपना? यहाँ ये पूरा पृथ्वी है तो भारत कहां पर होगा? यहां पर होगा, यहां पर हो जाएगा अपना प्यारा भारत, यहां पर हो जाएगा। अब उस मैप में हम देख रहे हैं कि इसलिए जब अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति पढ़िएगा तो क्या ये उत्तर में है अक्षांश में या दक्षिण अक्षांश में है? उत्तर में। पहली बात तो उत्तरी अक्षांश में है और ये दक्षिणी अक्षांश में। तो हमारा भारत कहाँ है? उत्तरी अक्षांश में। बेसिक यहाँ किधर है देशांतर? पूर्वी या पश्चिमी? अच्छा पश्चिमी कैसे है? पूर्वी। तो पूर्वी तो देशांतरीय विस्तार पढ़िएगा तो आप पूर्वी दिया रहेगा दोनों तरफ, तो आपके दिमाग में आएगा कि जब इधर पूरब दिया तो इधर पश्चिम क्यों नहीं दिया, इधर पूरब दिया तो इधर पश्चिम क्यों नहीं दिया? दिमाग में आएगा। इसलिए नहीं दिया है क्योंकि भारत का अवस्थिति कैसा है? तो पूर्वी देशांतरीय, पूर्वी देशांतरीय। और वही बात यहां पर भी स्पष्ट किया हुआ है। चलिए इसको और अच्छा समझना है तो हमको यहां चलना चाहिए, यहां चलना चाहिए। भारत अपना कहां दिख रहा है? भारत अपना कहां दिख रहा है? यहां दिख रहा है। ये रहा अपना भारत, ये भारत रहा। अच्छा ये देखिए ये कौन सा प्रदेश है? गल्फ कंट्री है, अरब प्रायद्वीप है। अच्छा भारत के ईस्ट साइड देख लीजिए, भारत के ईस्ट साइड पूरा यहां से लेके यहां तक चाइना है, फिर यहाँ अन्य छोटे छोटे देश है, यहाँ इंडोनेशिया यहाँ देख रहे हैं। भारत की स्थिति अब इसको दो भागों में बांट देते हैं, थोड़ा सा इधर हो गया तो भारत हमेशा इधर दिखाई देगा। इसको थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं मैप को। हाँ भारत यहाँ है, भारत यहाँ, ठीक है। अब उस फिगर में फिर से लौटे जो हम छोड़ के आए हैं। चल अब आते हैं तो भारत की स्थिति एशिया में कैसी है या ग्लोब पे कैसा है? तो ये कहाँ है? पूर्वी देशांतर और उत्तरी अक्षांश। ये फिगर समझ में आ गया, ठीक है। अब इसी आधार पर आप इसके नीचे देखिए ये फिगर को। ये फिगर बहुत सारा चीज बयां करता है। ये फिगर देखने से लाभ क्या है? देखिए पढ़ने का तो आदमी कैसे ही पढ़ लेगा, लेकिन फिगर देखने से याद ज्यादा होता है। ज्योग्राफी बिना फिगर के तो पढ़ ही नहीं सकते हैं। जितना फिगर सामने आएगा उतना ज्यादा हमारा अट्रैक्शन बढ़ेगा, उतना ज्यादा अट्रैक्शन बढ़ेगा, ठीक है। अब देखिए 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश लिखा तो ये उत्तर लिखा तो इसको दक्षिण होना चाहिए हमारे कॉन्सेप्ट के हिसाब से। हालांकि दक्षिण तो हमेशा नीचे होता है, तो ये दक्षिण की जगह उत्तर क्यों लिखा ये हमको पता चल गया। तो 8 डिग्री 4 मिनट से 8 डिग्री 4 मिनट से क्या हुआ? 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या हो गया? 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। ये समझ में आ गया। दूसरा देशांतरीय किस देशांतर में है? पूर्वी देशांतर में है। तो यहां से उठाते हैं 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से, अगला भी पूर्वी देशांतर होगा। तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार। इसी तरह जब भारत के दिल में आप जाएंगे, दिल में अपना कौन बसता है? बिहार। हम बिहार को रखते हैं, बिहार में है ना, तो दिल में बिहार को रखते हैं। यूपी को काहे रखते हैं? हालांकि यूपी वाले भी जॉब ले लेते हैं हमारे यहाँ के, लेकिन हम यूपी वाले को रखते हैं, हम बिहार वाले को रखते हैं। अच्छा जब बिहार के मैप को भी ड्रा कीजिएगा तो ये भी पूर्वी देशांतर ही रहेगा या पश्चिमी देशांतर बन जाएगा? पूर्वी देशांतर ही रहेगा। और अक्षांशीय विस्तार कैसा होगा? उत्तरी होगा। ये बात समझ में आ गया। तो हम लोग बिहार में भी पढ़ेंगे तो पूर्वी और उत्तरी, यानी कोई और राज्य होगा तो उसका भी वही। हाँ पूरा भारत जब वही स्थिति में है तो कोई भी राज्य रहे,
ये तो हम बिहार को ले लिए, यहाँ पर यूपी को ले लीजिए, यहाँ पर महाराष्ट्र को लीजिए, किसी राज्य को ले लीजिए, फर्क क्या पड़ता है जब पूरा भारत ही। अगर आपका घर पूरा इस एरिया में है तो आपका यहां पर रहे चाहे यहां पर रहे, आप ही घर वाले ना कहलाएंगे। तो भारत के किसी भी कोना में चले जाइए, बात तो वही रहेगा। ठीक है, ये समझ में आया या नहीं आया? नींद आ रहा है? सर उत्तरी अक्षांश से क्या होता है? कुछ बताना नहीं है हमने। अच्छा से ऊपर वाला फिगर पे जाइए, ऊपर वाला फिगर पे जाइए। सॉरी, ऊपर वाला फिगर में जाइए। कहाँ पर पड़ रहा है? ये पूरा काटा हुआ है, ये कहाँ पे पड़ रहा है? उत्तरी अक्षांश से पड़ रहा है। ये उसके नीचे वाला दक्षिणी अक्षांश है, इसके ऊपर वाला उत्तरी अक्षांश है। तो भारत पड़ किधर रहा है? उत्तरी अक्षांश से पड़ रहा है। तो पूरा एरिया ही उत्तरी अक्षांश का एरिया। ठीक है, इसको मिटाएं। साउथ ही, अच्छा आप उसको भारत से मानते हैं। अब आते हैं नीचे, आप कहते हैं, ये पूछ रहे हैं कि साउथ इंडिया क्यों कहेंगे? अरे भाई, अब दिशा ज्ञान यहां से यहां ले रहे हैं। ये उत्तर भारत, ये दक्षिण भारत, ये पूरब का भारत और ये पश्चिम भारत, ये दिशा ज्ञान यहां से ले रहे हैं। अब आते हैं आगे, नीचे से ऊपर। यहां कन्याकुमारी है। स्थलीय भाग का सबसे अंतिम छोर कौन सा है दक्षिण भारत में? कन्याकुमारी है। और ऊपर में इंद्राकौल है। इंद्राकौल कहाँ पड़ता है? लद्दाख में। पहले कहाँ था? जम्मू, छोटा पॉइंट, ये लद्दाख में पड़ता है। मोबाइल में क्या देख रहे हैं? कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज, मैप देख रहे हैं? इससे ज्यादा अच्छा मैप कहाँ दिखेगा? वो खुद खोजना पड़ेगा। मजा लेने के लिए सब तैयार है नहीं? आइए यहां देखते हैं। हमारा उत्तर से दक्षिण कितना है? 3214 किलोमीटर। यहां पर दिया हुआ है 3214। हमारा पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम कितना है? 2933 किलोमीटर। दो तथ्य हो गया। एक और बात, सबसे दक्षिण में कौन है? कन्याकुमारी। तो सबसे ऊपर में कौन है? इंदिरा। स्थलीय भाग की बात कर रहे हैं। अभी हम लोग अंडमान निकोबार द्वीप समूह में नहीं गए, जब वहां जाएंगे तो वहां के आधार पर पढ़ेंगे। ठीक, अब सबसे पूर्वी भाग क्या है? किबुथी, जो कहां पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश में, किबुथी। और सबसे पश्चिमी हिस्सा क्या है? गौरा माता, जो सरक्रिक गुजरात में पड़ता है। और ये सरक्रिक विवाद भी आप लोग पढ़ते होंगे। पाकिस्तान के साथ हमारा ये सरक्रिक विवाद हमेशा चलता है। तो ये हमारा अक्षांशीय विस्तार हो गया और बाकी जो पॉइंट हो गया वो भारत की अवस्थिति के संदर्भ में हो गया। अब हम लोग ऊपर आते हैं ताकि हमको ज्यादा अच्छा से समझ में आए। इसको मिटा देते हैं। यहां तक कोई दिक्कत? क्योंकि देखिए, नीचे और जाइएगा तो आपको इंदिरा पॉइंट मिलेगा, तो उस पर अभी बाद में जाएंगे। पहले हम ऊपर से पढ़ लेते हैं। अच्छा, अब ऊपर से पढ़ लेते हैं। कहते हैं भारत का एक नाम नहीं। हमारे गांव में ना एक बच्चा जब पैदा होता है तो गोलुआ गोलुआ, फिर बड़ा होता है तो अमितवा अमितवा, फिर उससे बड़ा बड़ा होता है तो एक तो होता है बचपन का नाम होता है, एक होता है घर का नाम होता है, एक होता है ऑफिशियल नाम होता है। हमारे भी कई सारे नाम होते हैं। वही स्थिति कमोबेश आपको भारत के साथ भी दिखाई देगा। कई सारे लोग अपने अपने तरफ से भारत का नामांकन किए हैं। जैसे यहाँ भारत शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? पुराणों में मिलता है। बौद्ध काल में भारत को क्या नाम दिया गया था? जम्बूद्वीप। तो एक नाम हमारा यहाँ से निकल के सामने आया कि भारत को जम्बूद्वीप भी कहा जाता है। किनके द्वारा? बौद्धों के द्वारा। ठीक है, एक और शब्द है इंडिया। इसका उत्पत्ति किससे हुआ है? यूनानी भाषा के इंडोई से हुआ है। तो दूसरा हमारा भारत का शब्द मिल गया इंडिया। ठीक है, दो शब्द मिल गए। ठीक है, कहता है रोमवासी सिंधु नदी को इंडस कह के पुराते थे
और इसके पूरब में जो क्षेत्र था उसको इंडिया कह के बुलाते थे। तो इंडिया शब्द कैसे मिला? तो रोम वासियों के द्वारा मिला, तो शब्द का हो गया। कहते हैं पारसियों, जिसको ईरानी बोला जाता है, सिंधु नदी को हिंदू कह के बुलाते थे और इस प्रदेश को हिंदुस्तान कहते थे। अच्छा, हिंदुस्तान शब्द बहुत अब चर्चा में नहीं है। इंडिया और भारत तो खूब चर्चा में है, इंडिया और भारत तो खूब चर्चा में है, लेकिन हिंदुस्तान को हम लोग भूल गए। हिंदुस्तान भी इसका नाम है, किनके द्वारा दिया गया है? पारसियों द्वारा, ईरानियों द्वारा दिया गया। तो ये हमारा तीसरा नाम हो गया। तो हमारे संविधान में कौन से शब्द का प्रयोग किया गया है? आर्यावर्त भी बोला जाता है, भारत को आर्यावर्त भी बोला जाता है, ठीक है। हाँ, तो हमारे आर्टिकल 1 में, संविधान में भारत अर्थात इंडिया का बात कहा गया है। तो भारत और इंडिया को लेकर विवाद करना ही अनुचित है, क्योंकि हिंदुस्तान तो दोनों ही शब्दों को भारत के परिप्रेक्ष्य में, इंडिया के परिप्रेक्ष्य में ही देखता है, इस भौगोलिक स्थिति के परिप्रेक्ष्य में ही देखता है, ठीक, जो एक सुस्पष्ट भौगोलिक और भू राजनीतिक इकाई के रूप में दिखाता है। ठीक है, ये शब्द समझिए, ये भौगोलिक इकाई भी है। भारत और इंडिया काहे मोबाइल यूज करते हैं, इतना ज्यादा जोड़ तोड़ लगाते हैं ना, मोबाइल सर ना देखें। क्यों? ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास में एक अंतर है और ये अंतर को लेकर हमेशा रेखांकित करते हैं। कंसंट्रेशन आपका टूटने से पहले ही उसको बचा लेते हैं। जानते हैं हमको, आपको सब पता है, लेकिन एग्जाम में एक छोटा सा गलती ना आपका एक क्वेश्चन बिगाड़ देता है। हमको पता है, हमको सब पता है, और आपको भी पता है, हमको सब पता है, लेकिन हम उसी पता को छोड़ के अन्य पता की तरफ चलने लगते हैं और हम हार्ड क्वेश्चन और हार्ड कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। जो सामान्य सा कंसेप्ट होता है उसको भूल जाते हैं। और एग्जाम में अगर सामान्य को एक यूपीएससी का क्वेश्चन आया, विश्वास करेंगे, क्लास 6 में पढ़ना है कि आप उत्तर की ओर बढ़ रहे हैं, किस ध्रुव को देखेंगे, किसे देखेंगे? आप उत्तर की ओर बढ़ रहे हैं, आपको दिशा ज्ञान है कि उत्तर की ओर उसको देख के बढ़ रहे हैं, आप किसको देख रहे हैं? ये 6 क्लास में दिया हुआ है, एक लड़की यहाँ खड़ी है, वहां पर देख रही है। ये कंसेप्ट छोटा, और जानते हैं 90% लोगों को नहीं पता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने इसको इग्नोर किया कि ये क्या पूछेगा। छोटा छोटा कंसेप्ट बहुत मायने रखता है, क्योंकि हम हमेशा हार्ड पढ़ते हैं, हम जो सामान्य चीजें हैं उसको इग्नोर कर देते हैं। लेकिन हमारा काम यह है कि हम आपको छोटा सा भी पढ़ाएं कंसेप्ट और बड़ा सा भी कंसेप्ट पढ़ाएं। बोर हो सकते हैं, लेकिन आपके एग्जाम के लिए नेसेसरी है, नहीं तो आप किताब उठाकर प्रीवियस ईयर का देख लीजिए, ये आपके लिए जरूरी है। तो मोबाइल यूज करिएगा, जानते हैं हमारा ध्यान आप पर है। कम बच्चा रहने का इसका एक लाभ है भी, ज्यादा बच्चा हमारा ना, हमको आंखें चाहिए, बाकी आप पूरा शरीर अपने पास रखिए। आंख रखने से क्या हो जाएगा कि शरीर आपका मेरे ही पास रहेगा। कल्पनाओं का सृजन कहाँ से होता है? आंखों से होता है। इसलिए फर्स्ट साइट लव बोलते हैं हम लोग, बोलते हैं ना। हाँ, तो मोबाइल से ना करें, हमसे करें प्यार, ठीक। आ जाइए। क्यों? जानते हैं हमको पता है कि आपको पता है, लेकिन आप यहाँ छोड़ेंगे और आ गया तो कहेगा सब मास्टर बाबा पढ़े भी नहीं किया कुछ, सीधा ब्लेम गेम करते हैं। चलिए, तो यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। नीतीश, पानी लाना ना, इसको मिटा दे। हाँ, आर्यवर्त नहीं बता, अरे हर बात बताना जरूरी थोड़ी है। आर्य, हाँ, मैंने आर्यावर्त भी बोला, मैंने आर्यावर्त भी बोला, सब नाम यहाँ आ जाए जरूरी नहीं है। नहीं मैंने बोला, मैंने बता दिया कि आर्यावर्त भी भारत का नाम है, आर्यों के द्वारा दिया हुआ ये नाम है। 4 नाम है, 4 नाम हम बता दिए। जरूरी थोड़ी है कि सब कुछ यहाँ लिखा रहे, कुछ तो दिमाग में भी रहता है ना। आप कोई भी नोट्स पूर्ण नहीं पाइएगा, लेकिन शिक्षक ये प्रयास करता है कि जो कमी नोट्स में रह गया है उसको फुलफिल कर दिया जाए। और नोट्स में अगर सब कुछ देंगे तो बुक काहे नहीं पढ़ेंगे आप? कुछ ना कुछ तो मिस होगा, ठीक। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब स्थिति पर आते हैं। हमने पढ़ा, भारत को हमने देखा, हमने भारत को क्या देखा तो फिर से देख लेते हैं। हमने भारत को देखा कि भारत का ये इलाका ना क्या है, जलीय है, जिसके इस तरफ बंगाल की खाड़ी, यस सर, लगेगा एक,
अरब सागर, और इधर बंगाल की खाड़ी, और इधर हिंद महासागर। बेसिक कंसेप्ट, बेसिक बात जो आप सबको पता है। लेकिन जब हम भारत को देखेंगे तो हम देखेंगे कि भारत का जलीय स्थिति कैसा है। तो भारत तीन तरफ से घिरा हुआ है। अगर भारत तीन तरफ से घिरा हुआ है तो सबसे पहले भारत को जो मजबूत करना चाहिए था वो अपना कौन सा सेना, नेवी को मजबूत करना चाहिए था। क्योंकि भारत पर आक्रमण हो सकता है तो सबसे प्रबल संभावना है कि इस क्षेत्र का प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन भारत की सबसे बड़ी क्या है, थल सेना है। सबसे बड़ी थल सेना है। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा विवाद हमको थलीय मतलब स्थलीय सीमा में। ठीक, आगे बढ़े, चल तो फिर से पीछे जाते हैं। जल में कोई देश नहीं है। अच्छा एक चीज बताइए, मुंबई अटैक सुने, कहां से किया? क्यों? क्योंकि हम यहाँ सबसे ज्यादा बेफिक्र हैं कि भाई कोई बड़ा कंट्री नहीं है, कोई बड़ा स्थिति नहीं है, कोई यहाँ से क्यों आएगा, आएगा तो उधर से आएगा, आसान है उसके लिए। लेकिन यही सोच के हम वहां संवेदनशील नहीं होते हैं, सेंसिटिव नहीं होते हैं, और उस एरिया को फिर यूज कर लिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो यही बात दिया जा रहा है, यही बात दिया जा रहा है कि भारत की प्राकृतिक अवस्थिति की बात किया जाए तो हिंद महासागर के उत्तर में पाया जाता है। भारत है हिंद महासागर के उत्तर में, ये देखिए हिंद महासागर है, हिंद महासागर के उत्तर में भारत है। भारतीय प्रायद्वीप सागर के इस क्षेत्र में 1600 किलोमीटर प्रविष्ट होकर इसे अरब सागर बंगाली खाड़ी की संज्ञा से जोड़ देता है। खैर बता दिए, ठीक है। एक और चीज, भारत का आकार कैसा है? जैसे मैं बोलता हूं कि बिहार का आकार, क्वेश्चन आ चुका है, बिहार का आकार कैसा है, तो आप लोग क्या बोलते हैं भाई? आयताकार है, यही न है। भारत का आकार कैसा है? आयताकार। बिहार का आकार आयताकार है, भारत का आकार कैसा है? चतुष्कोणीय, चतुष्कोणीय। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। हम लोग जानते हैं कि नहीं जानते हमको नहीं पता है, लेकिन आज के बाद आप जानेंगे, ये पता है, क्योंकि इसको हम लोग सोचते ही नहीं थे, आकार को लेकर बात ही नहीं करते थे। ठीक है, चतुष्कोणीय है। उत्तर से दक्षिण विस्तार हम लोग पढ़ लिए और पूर्व से पश्चिम विस्तार हम लोग पढ़ लिए भारत का। किसमें? हाँ, इसके लिए तो फिर मैथ पढ़ना पड़ेगा। मैथ में ना कंसेप्ट है, ज्यामिति में। आयताकार का आकार कैसा होता है? चतुष्कोणीय, चतुर्भुज का आकार कैसा होता है? चतुर्भुज के ही भाग है आयत में, लेकिन आकार में अंतर है। किसी का लंबाई ज्यादा है तो किसी का चौड़ाई का ज्यादा है, किसी का समान लंबाई है और चौड़ाई है। चतुर्भुज, चतुर्भुज। और चतुष्कोणीय मतलब हो गया कि, अब चलिए भारत के आकार को देख लेते हैं ना, भारत के आकार से ज्यादा अच्छा समझ पाइएगा ना। अभी इसको खत्म कर दीजिए, नीचे फिर मैप में जाएंगे फिर बता देंगे। ठीक, आकार को खींचिए, आकार को खींचिए, आपको खुद ही पता चल जाएगा। अच्छा, समूचा भारत कैसा है? तो मानसूनी जलवायु प्रदेश। हमारे यहाँ मानसून है, जो आप देखिएगा साल में कितना मानसून हमारे यहाँ है? 4 है। कौन कौन है? कौन कौन है? हाँ हाँ, वर्षा हो गया। हाँ तो वही तो, ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु, वर्षा ऋतु और एक शरद ऋतु, 4 है। लेकिन फसलों की यानी कृषि के आधार पर 3 तरह का मौसम, रबी, खरीफ और जायद। तो ये तो वर्गीकरण है, आप भी बोलेंगे तो सही, ये भी बोलेंगे तो सही। ठीक, तो कहते हैं मानसूनी जलवायु है और इसका विस्तार उष्ण और उपोष्ण दोनों है। ये इंपॉर्टेंट है। आ गया कि निम्नलिखित में भारत किस जलवायु प्रदेश में है? उष्ण भी आ गया, उपोष्ण भी आ गया।
हम लोग पढ़ते आ रहे थे उष्ण, लेकिन उपोष्ण नहीं पता है तो फिर आपका, क्योंकि अब तो आंसर ये भी दे रहा है, आपका डी में इनमें से कोई नहीं भी दे रहा है, बीपीएससी का तो ये रहा है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि भारत का जो प्रदेश है वो उष्ण और उपोष्ण दोनों जलवायु प्रदेश में पाया जाता है। और जब हम वर्ल्ड ज्योग्राफी का बेसिक ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो देखेंगे उष्ण प्रदेश किसको कहते हैं और उपोष्ण किसको कहते हैं, शीत किसको कहते हैं और शीतोष्ण किसको कहते हैं, वहां देखेंगे कौन से, वो यहाँ नहीं, यहाँ बस डाल दीजिए, ठीक है, क्योंकि फिर आगे बढ़े यहां तक, ठीक है। हाँ, एक क्वेश्चन आ गया था, ये आपको पता है, ये 95% ज्यादा लोगों को पता नहीं। जब इसके डिजिट को 2 डिजिट को आगे पीछे कर दिया जाए तो आप में से अभी भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर बिहार का आ गया था, पिछले बार आया था बिहार का। अरे भाई, कंफ्यूजन का पूरा पहाड़, क्यों? क्योंकि हमको लगा ही नहीं कि बिहार में इतना आसान क्वेश्चन दे सकता है। हार्ड क्वेश्चन की तरफ तो हम लोग सभी भागते हैं, आसान की तरफ कोई नहीं जाता है। हाँ, आपको पता है, बहुत लोगों को नहीं पता है ये बात। तो हमने इसमें कई सारे फैक्ट को देखा, ठीक है। अब आगे बढ़े। देखिए, जब एनसीईआरटी से पढ़ेंगे ना तो छोटा छोटा फैक्ट ही आपको आएगा ज्यादा, और ये पढ़ना भी है आपको, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, हमारा जो क्षेत्र है भारत का, वो पाकिस्तान भी कब्जा किए हुए है और चाइना भी कब्जा किए हुए है। पीओके क्षेत्र बोला जाता है, वह सियाचिन का क्षेत्र है उधर। तो कब्जा तो हमारा कई सारे प्रदेशों पे, इसलिए जब भारत के मैप को आप देखिएगा, भारत के मैप को देखिएगा तो ऊपर का जो ये सिरा है ऐसे बनाया जाता है, ऐसे बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो क्षेत्र है वो पाक अधिकृत क्षेत्र है। तो गूगल से हम लोग कभी कभी शिकायत करते हैं कि आप भारत का नक्शा पूरा क्यों नहीं रखे हुए हैं। पूरा नहीं रखने का मतलब क्या हुआ कि वो इस भाग को भारत का भाग नहीं मानता है, नहीं मानता है। तो नक्शा विवाद आप कई बार सुनते होंगे न्यूज में। क्यों रहता है नक्शा विवाद? इसी को लेकर कि हमारा क्षेत्र है, हाँ कब्जा किए हुए है, उसका मतलब क्या उसका क्षेत्र हो जाएगा? हमारा जमीन पर कोई और आके बस गया तो उसका जमीन हो जाएगा? नहीं होगा। हाँ, तब विवाद का ही तो इंग्लिश वही तो चल रहा है कि पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है, उसको छुड़वाना है हमको। अभी तो बोल रहे थे ना राजनाथ सिंह गृह मंत्री भी कि अब मौका मिला तो उस क्षेत्र को हम जीत लेंगे। यह हालांकि राजनीतिक मुद्दा है, लेकिन यह हमारे भारत का अवस्थिति का भी मुद्दा है। ठीक ठीक है। कहते हैं आगे कि भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है जो पूरे पृथ्वी मतलब भूगोल का 2.43% हिस्सा अपने पास रखता है। तो हमारे दिमाग में आएगा कि 6 और कौन है भाई? तो 6 की बात कर लेते हैं। देखिए गाना तो नीतीश नीचे जाके बनना करो तो चल इससे देख लेते हैं या इससे देख लेते हैं। ये मैप आपको 7 क्लास में मिल जाएगा। देखना कितना हंसी आ रहा है। ऐसा गाना ना सुन के पढ़ने वाले लोगों की संख्या इंडिया में काफी ज्यादा है। जो म्यूजिक लगाते हैं क्यों पता है? कंसंट्रेशन हाई करने के लिए। आपको जब आपके दिमाग में वो म्यूजिक आएगा तो अन्य चीजें जो है वो बाधाएं आपके दिमाग में उत्पन्न नहीं होंगी। तो म्यूजिक तो सुना ही जाता है माइंड को फ्रेश करने के लिए। तो इसको लेकर मत हंसे, क्योंकि जिंदगी में हंसने के लिए बहुत मौके मिले। ऐसा गाना मिलता भी नहीं सुनने को, है ना। चलिए, रसिया का हिस्सा सबसे ज्यादा है। तो सबसे बड़ा क्षेत्रफल किसका है? रसिया का है। दूसरे नंबर पर किसका आता है? कनाडा का आता है। पहला रसिया, दूसरा कनाडा, तीसरा यूएसए, चौथा चीन, पांचवा ब्राजील और छठा ऑस्ट्रेलिया और 7वां भारत। अब ये क्रम पूछ सकता है आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में, ये बड़ा इशू है। अब इसके लिए फिर से आपको मैथ गुरु के पास जाना पड़ेगा।
आरोही किसको कहते हैं और अवरोही किसको कहते हैं, और जानते हैं तो बहुत बेस्ट है। क्यों? क्योंकि आपको पता है रसिया सबसे बड़ा क्षेत्रफल है, फिर कनाडा का है, तो रसिया कहाँ पड़ता है, कनाडा कहाँ पड़ता है, यूएसए कहाँ पड़ता है, चीन कहाँ पड़ता है, ब्राजील कहाँ पड़ता है, ऑस्ट्रेलिया कहाँ पड़ता है। तो शुरू से देखना शुरू करें या आप जानते हैं? नहीं, दिखा देते हैं तो फिर कहिएगा सर। इसी मैप को शुरू करते हैं, कहाँ से यहाँ से सबसे पहले किसको देखा है ये बताइए? रसिया को देखा है? सबसे पहले रसिया को दिखाते हैं। ये एरिया देख रहे हैं पूरा, ये रसिया, इधर थोड़ा सा ज्यादा निकल, ये रसिया है, ज्यादा बेस्ट होता है। अगला बार से रख देंगे, अगला बार से रख देंगे। इसमें होगा कि नहीं होगा देखना पड़ेगा। मैप अरे समाज में सब आता है, रुक जाइए रख देते हैं अभी पॉलिटिकल मैप। टेरेस्ट्रियल, हाँ हाँ लिखा रहेगा। अच्छा नहीं, इससे अच्छा मैप है, मैप का कई सारा, हाँ चलिए इससे ज्यादा दिख जाएगा। ये पूरा एरिया, यूरोप का एरिया हटा दीजिए, ये पूरा जो एरिया देखिए जो देख रहे हैं आप, ये पूरा जो एरिया देख रहे हैं आप, ये किसका है? रसिया का है। सबसे बड़ा क्षेत्र इसके पास है। अच्छा ये तो अभी देख रहे हैं, पहले तो ये सारा क्षेत्र इसके पास था, सॉरी ये सारा क्षेत्र इसके पास था। जितना भी किस्तान है वो किसका है? रसिया से उल्टा सोवियत संघ पहले कहा जाता था, सोवियत संघ। नाम सुने हैं? शीत युद्ध के समय ये नाम बड़ा प्रचलन में था, अमेरिका वर्सेस सोवियत संघ। तो ये पूरा रसिया का पार्ट। दूसरे नंबर पे कौन आता है? कनाडा। कनाडा कहाँ है? तो यहाँ आ जाइए, सॉरी ये पूरा जो ये इलाका है, ये इलाका है, ये कनाडा का इलाका। द्वीपीय देश है, मेन भूमि बहुत छोटा है लेकिन द्वीप बहुत ज्यादा, 6000 से ज्यादा द्वीप है इनके पास। इसी में एक कोना वाला भाग है जो अमेरिका का भाग है, अलास्का। ठीक है, तीसरा नंबर पर कौन सा देश था? यूएस, वो तो पता है कहाँ है, कनाडा के नीचे है। चौथा नंबर कौन सा था? चाइना। कहाँ है? अच्छा भारत के ऊपर चले आते हैं, ये थोड़ा ऐसे रहेगा, हाँ ये प्रदेश चाइना है। पांचवा नंबर कौन सा है? ब्राजील। कहाँ है? ये रहा ब्राजील, अमेजन बेसिन नाम ही है फेमस। छठा नंबर कौन है? ये ऑस्ट्रेलिया। और सातवां नंबर कौन है? भारत। ठीक, 7 भौगोलिक प्रदेश। चलिए आते हैं, अच्छा उसमें थे ना, तो ये हो गया रसिया, कनाडा, यूएसए, चीन, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया। 7वां नंबर भारत। ठीक, आगे बढ़े। अब इसी को मैप के माध्यम, ये फ्लो चार्ट के माध्यम से दिखाया हुआ है क्लास 7 में, सॉरी क्लास 9 में। क्लास 9 में ये फिगर देखे होंगे, क्लास 9 का आप एनसीईआरटी खोले होंगे तो आपको वहां मिल गया होगा। तो यहाँ पढ़ने से एक लाभ और हो जाएगा कि हम लोग एनसीईआरटी भी साथ लेके चलेंगे और बाकी एडवांस बुक तो अपना है, और सारा छोटा छोटा कंटेंट। एनसीईआरटी में एक अच्छा स्थिति क्या है ना कि वहाँ शब्द का जाल बहुत मानक है, स्टैंडर्ड वर्ड है। खास करके 11th का ज्योग्राफी बहुत अच्छा बुक माना जाता है, सबसे स्टैंडर्ड बुक ज्योग्राफी का 11th क्लास। हम 12 से ज्यादा हार्ड 11th क्लास के बुक को मानते हैं। 2 बुक है, एक सैद्धांतिक है एक व्यवहारिक है, यानी भारत है एक प्रिंसिपल पार्ट है। दोनों बुक उतना ही हार्ड है, शब्द बहुत मुश्किल। चलिए यहां तक हो गया, आगे बढ़ जाए। अब ये स्थिति हम लोग पहले देख चुके हैं, और तो आज यहीं तक रखते हैं। थक गए? नहीं, आप तो लेट से आए हैं, लोग पहले से आए हुए हैं। आप लोग पहले से आए हैं ना। देखिए अब क्या हुआ, आज हमारा बेसिक भूगोल क्या होता है, आज हमने क्या क्या पढ़ा, पहले इसको एक बार एंड कर लेते हैं। आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने भूगोल क्या होता है ये हमने देखा, भूगोल की शाखाओं के बारे में हमने अध्ययन किया, फिर हमने
सिलेबस देखा भूगोल का कि क्या हमको पढ़ना है, फिर सिलेबस के बाद भारत की बात किए, फिर भारत के अवस्थिति के बारे में हम लोग समझे। ये सारा चर्चा आज हमारा हुआ। तो बेसिक ज्योग्राफी का पहला पार्ट हमारा यहीं कंप्लीट हुआ। अब अगला पार्ट से थोड़ा और स्पीड हो जाएगा, लेकिन स्पीड करने से क्या लाभ है? अभी कोई लाभ नहीं है। आपको जितना पढ़ना, देखिए हमारा पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए। हम लोग इस यूनिट को समाप्त किए, घर गए, आप कोई सा भी प्रीवियस ईयर बुक उठा लीजिए, लेकिन बिहार वाला मत उठाइएगा, आप पूर्वावलोकन उठाइएगा, वो ज्यादा बेहतर है। और उसके हर क्वेश्चन पर जाइए, प्रश्न को सॉल्व कीजिए, और जहां प्रश्न में दिक्कत आ रहा है वहां आके फिर से पूछिए कि सर यहाँ समस्या हो रहा है। और अगर सारा प्रश्न बन रहा है तो आप समझ जाइए कि हमारे लिए बेटर क्लास चल रहा है ना। एक स्टैंडर्ड है ना कि हम कैसे मापे कि सर नहीं सर आप जो पढ़ा रहे हैं वही आता है या नहीं आता है। तो सबसे अच्छा मैटर है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करें। इससे लाभ क्या होगा? इससे लाभ हो जाएगा हमको जो बाद में पढ़ना है अभी से पढ़ते चले जाएंगे, जो क्वेश्चन सॉल्व करना है बाद में वो अभी से सॉल्व करते चले जाएंगे, प्लस क्लास की सार्थकता आपको पता चलेगा। देखिए आप लोग भी पढ़ते हैं और हर कोई पढ़ता है, पढ़ने में किसी का कोई कमी नहीं। मुझे लगता है कि आप ज्यादा मेहनत करते होंगे, लेकिन हम लोग इग्नोर करते हैं कुछ पॉइंट को और कुछ पॉइंट को ज्यादा तवज्जो देते हैं। हमारा काम है कि दोनों ही तरीकों से समन्वय स्थापित करना, छोटा सा बिंदु और बड़ा सा बिंदु दोनों को आपको बताना, जिससे आपको कम से कम आइडिया लग जाए। आप प्लस कॉन्फिडेंस बिल्डअप जो होता है वो धीरे धीरे क्लास में और सॉल्व करते जाएगा तो ज्यादा होता है। एक इन्वायरमेंट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, क्योंकि खेलता तो मैदान में खिलाड़ी ही है ना, लेकिन कोच तब भी होता है। क्यों होता है? गाइडलाइन देने के लिए। बिना कोच के कोई टीम बना है? हमको नहीं लगता बना है। और कोच सबसे सफलतम खिलाड़ी नहीं होता है। इतिहास बताता है कि सबसे सफलतम खिलाड़ी कोच नहीं बनता है, कोच वो बनता है जो अपने जीवन में सामान्य खेला, क्योंकि उसने अपने जीवन में सामान्य से सफल होने के लिए जितना ट्रिक और टिप था सब जानता होगा, और वही खिलाड़ी को चाहिए। रिसर्च उसका बहुत अच्छा होता है। तो कोई भी हम लोग चाहे हम कहते नहीं भाई कोहली जिता देगा, तो कोहली नहीं जिताते हैं, तेंदुलकर नहीं जिताते हैं, टीम जिताता है, और टीम स्पिरिट इज द बेस्ट स्पिरिट। तो ये जरूरी हो जाता है किसी भी तैयारी में। हम ऑनलाइन का इसलिए थोड़ा सा विरोध करते हैं, हालांकि हमारा ऑनलाइन भी चलता है, लेकिन वहां कंसंट्रेशन आप लोग नहीं बना पाते हैं। देखिए ना, मन आया, हाँ बेटा खाना खाने आ जा, अच्छा मम्मी रुक जा, पॉज, चले गए। आए तो वहां सब वीडियो अथी नोटिफिकेशन आया हुआ है कि भाई इसका आ गया है, इसका गाना आ गया है, तो तुरंत उसी पर चल जाते हैं। फिर सोचते हैं कि भाई जो हमारा टीचरवा था वो तो जिंदे रहेगा ना आपा में, वो मरेगा थोड़ी है, लेकिन ये चला गया तो भाई हमारा दिमाग फिर से कैसे एक्टिव हो पाएगा। तो हम अपने टीचर को हमेशा मारते हैं, हमेशा जिलाते हैं। लेकिन ऑफलाइन क्लास में ये है कि आपको मजबूरी है कि बैठे रहना है। आपको पता है कि आपको पता है, लेकिन फिर भी आपने उसमें से भी एक बिंदु सीखा है, और हो सकता है वही आपके जीवन में प्रश्न के रूप में शामिल हो जाए, कोई नहीं जानता है। तो कंसंट्रेशन, अनुशासन और एक गाइडलाइन के लिए ऑफलाइन बेस्ट माध्यम है। नहीं तो एक ट्यूटर तो आपके जीवन में होना चाहिए, चाहे वो कोई हो, एज ए टीचर हो, एज ए ब्रदर हो, एज ए सीनियर हो, एज ए जूनियर हो, कोई भी, लेकिन होना जरूरी है। नहीं तो आप ना भटकते रह जाएंगे, और ये भटकाव जीवन में तब पता चलता है जब 2-3 साल चला जाता है। तो फिर से क्लास करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करें और एनालिसिस करें, कुछ कमी आए पूछें, और नहीं कमी आए तो आप खुश नसीब समझें कि आपको ये यूनिट में कोई दिक्कत आगे जाके नहीं होगा, क्वेश्चन जितना भी फास्ट दे दे। यही हमारा आने वाले दिनों का तरीका रहेगा। अभी काहे सोच रहे हैं? अभी क्यों सोच रहे हैं? हमारे बिहार में ना एक बहुत अच्छा चीज कि स्टूडेंट पढ़ने के लिए नहीं सोचता है, पहले सोचता है किताब हो जाए, मटेरियल का पूरा PDF का 15 GB हो जाए, और उसके बाद टेबल हो जाए, कुर्सी हो जाए, गैस हो जाए, चूल्हा हो जाए, रूम हो जाए, और एक आगो दोस्त हो जाए जिससे टाइम भी पास हो जाए, तब पढ़ लें। नहीं है, गलत है तो बताइएगा।
हम लोग पूरा डिजाइन करते हैं अपने रूम को, लेकिन डिजाइन नहीं करते हैं तो दिमाग को, इसको डिजाइन नहीं करते हैं, इसको एकदम हमेशा सुस्त अवस्था में रखते हैं। जहां मेहनत कीजिएगा ये खलबली मचा देगा आपके जीवन में, और जब ये मचाता है ना तो सोचते छोड़ो पढ़ाई, एगो मूवी देख लेते हैं, उससे दिमाग शांत हो जाएगा, फिर पढ़ेंगे। और ये निरंतर प्रक्रिया है जो आगे चलते रहता है। लेकिन यहीं पर हम लोग का काम आता है, जहां रोकते हैं। अब एक अभिषेक बच्चन का मूवी आया है जिसमें एक क्रिकेट टीम, महिला क्रिकेट टीम बनती है। इसी तरह हम लोग शाहरुख खान का भी चक दे इंडिया देख चुके हैं। आप में पावर है, आप में एनर्जी है, करने की क्षमता है, लेकिन करवाएगा कौन? इसलिए हम लोग, नहीं तो आप ही कैपेबल हैं एग्जाम निकालने के लिए, कोई दूसरा इंसान निकाल ही नहीं सकता है। हाँ देखिए, ये एक अच्छा बात है, 12th फेल। सर हम फेलो कर जाएंगे तो यूपीएससी कवाड़ सकते हैं। कोई बोलता है ना सर हम ग्रेजुएशन में इतना खराब नंबर है, 12 में तक हमसे हो पाएगा? नहीं, एक्सेप्शन नहीं है। बहुत सारे लोग इस बार रिजल्ट आया है 67 का आया। कई सारे लोग बोलते थे हमारा नहीं होगा, हम में क्या क्वालिटी है, हमको आता ही नहीं है एनालिसिस करना, लेकिन उनका रिजल्ट हुआ है। एक सामान्य से नीचे वर्ग के भी लड़के का रिजल्ट हुआ है। तो ये मत सोचे, रिजल्ट आपसे होता है, लेकिन आपको कौन मैनेज करेगा? एक शेर को नचाया जा सकता है तब जब उसका एक ट्यूटर हो। शेर नाचता है ना, सर्कस में करता है ना, लेकिन नहीं। जिंदगी में लेकिन लगाइएगा तो हर जगह लेकिन है, हर बात में लेकिन है। खाना खाए जाएंगे लेकिन नींद आएगा, पढ़ लेंगे लेकिन पास करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन जहां लगाए वहीं से आपका वो सिस्टम जो आप शुरू किए हैं वो समाप्त। लेकिन पर मत जाइए, हाँ कहिए, हाँ सर, हाँ सर होगा, कहीं नहीं होगा। लेकिन में तो सब, लेकिन वो व्यक्ति लगाता है जो अपने जीवन में बहुत निराशावादी। आपको नहीं कह रहे हैं, हम बिहारी लोग में ये, क्योंकि हम लोग हमेशा समस्याओं से घिरे रहे हैं, हमेशा कष्ट रहा है जीवन में, और हम लोग हमेशा अपेक्षा करते हैं कि हम बहुत अच्छा कर लें, लेकिन कैसे होगा? तो ये कर दिए तो वो सारा जो आपने कल्पना किया है, जो आपका सोच है, वो कहाँ रह गया? उसी लेकिन में समाहित हो गया, और सारा चीज फिर समाप्त। मत लगाइए लेकिन, हाँ लगाइए, हाँ सर यही होगा, ऐसे ही होगा, हम करेंगे। आप करेंगे या नहीं करेंगे हमको नहीं पता, हम करेंगे, कर लेंगे। जब एक प्लेयर ये सोच ले कि नहीं हम नहीं जीत सकते, तो जिंदगी में नहीं जीतेगा। और एक प्लेयर सोच ले क्या ये कौन सा टीम है, जीत जाएगा, क्योंकि कॉन्फिडेंस ही है जो आपको आगे बढ़ाता है। ठीक है।